हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक जो है वो है मूविंग चार्ज इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से और क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। तो इससे पहले जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो क्या डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन या कई सारे इलेक्ट्रॉन्स जब मूव कर रहे होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। और उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक जो सारी चीजें थी वो कहाँ तक बेस्ड थी, आप कह सकते हैं राइट हैंड रूल पर, राइट हैंड पाम रूल एज वेल एज राइट हैंड थंब रूल तक हम लोग जानते थे। ठीक है, यानी डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट से डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते थे। तो इसी तरीके से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया बहुत सारी चीजों के लिए। इनफाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेट किया, फाइनाइट वायर के लिए कैलकुलेट किया, सोलेनॉइड के लिए कैलकुलेट किया, एंडलेस सोलेनॉइड के लिए भी कैलकुलेट किया। ठीक है, तो दो लॉ हम लोगों ने पढ़े वहां पर, बायोट-सावर्त लॉ। बायोट-सावर्त लॉ जो है वो किसी भी फाइनाइट चीज के लिए एग्जिस्ट करता था, और इसके अलावा दूसरी चीज जो हमने पढ़ी वो क्या थी, एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ जो बेस्ड था वो किसके लिए बेस्ड था, इनक्लोज्ड सर्किट के लिए। ठीक, तो यानी कि जब भी आपका वायर इनक्लोज्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्लोज होगी, तभी आप क्या कर सकते हैं, एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आपको यूज करना पड़ेगा बायोट-सावर्त लॉ। ठीक, तो एम्पियर्स लॉ का जो कॉम्बिनेशन था वो काफी हद तक आप कह सकते हैं गॉस लॉ से था। तो ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत चीजें इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर क्या है आज का टॉपिक, फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, तो जो डेफिनेशन है मूविंग चार्ज, उससे पहले एक वर्ड लिखा हुआ है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। इसका मतलब क्या हो गया, अब यहीं पर आप समझ गए होंगे कि बेटा हम लोग आज बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर एक काम करते हैं, बहुत आसान सा कुछ केस। मैंने कहा आज पहले तो मूविंग चार्ज ही था और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट था, बट आज एक नया केस आया है जो कि है फोर्स। तो मैंने क्या काम किया, यहां पर एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया। मैंने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो वी हैव चूजन 3 एक्सिस और 3 कोऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ठीक, तो ये तीनों एक्सिस जब हम लोगों ने ले लिए तो अब एक काम करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं किसी एक एक्सिस के अलोंग कि क्या प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है। तो देखो सबसे पहले हमने कहा मान लेते हैं कोई पॉइंट बेटा P है, मान लिया कोई पॉइंट P है जहां पर हमने कहा Q चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है। तो दो टाइप के चार्ज हो सकते हैं, प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज। आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, प्लस Q चार्ज यानी मैग्नेटिक फील्ड जो होगा आउटवर्ड होगा, माइनस Q चार्ज यानी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा, वहीं पर आप पता चल जाएगा। तो हमने कहा बेटा सपोज एट पॉइंट P अ पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी। ठीक, तो इन 3 एक्सिस में सबसे पहले एक्स एक्सिस आता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस जो होगा वही होगा, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो हमने कहा सपोज ए पॉजिटिव Q चार्ज इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस विद वेलोसिटी v। तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ड्यू टू दैट हमने इसको डिनोट कर दिया। ठीक है, और ये एक कोई प्लेन ले लिया है, तो हमने कहा इस प्लेन में पॉजिटिव Q चार्ज v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। ओके, यहां तक आपको बात बहुत समझ में आ गई होगी, एग्जैक्टली क्लियर है। तो अब देखते हैं आगे बेटा, जैसे ही क्या प्रोड्यूस हुआ, चार्ज प्रोड्यूस हुआ, यानी चार्ज की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हुआ, उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर जैसे ही यहां पर चार्ज मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन या इस चार्ज के जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी। तो हमने कहा इसके जस्ट परपेंडिकुलर ये है बेटा, तो मैंने कह दिया कि ये क्या हो गया, 90 डिग्री पर है, ड्यू टू दैट। अब देखो वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहां पर है, आउटवर्ड, ये जो है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो ये चार्ज का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ बेटा, बाहर की तरफ। ठीक है, नहीं तो ऐसे देख लो, ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, ये ऐसे। ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड
बी वेक्टर भी क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तो हमने कहा सपोज ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द एक्स एक्सिस, ड्यू टू दिस चार्ज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड परपेंडिकुलर टू द चार्ज। ठीक, तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। नाउ व्हाट विल बी हैपन ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड ए फोर्स विल बी डिफ्लेक्टेड इन द प्लेन। ठीक, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये जो फोर्स है वो आ कहां से गया, ये फोर्स जो है वो कहां से आ गया। तो मैं इसको बहुत बेसिक तरीके से बेटा समझा देता हूं आपको। कई सारी चीजें जो होती हैं उसके पीछे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए बट जस्टिफाइड रीजन आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहां भी वही काम होता है। आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ही क्यों प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, तो यहां पर क्या हो गया कि आप इसको जस्टिफाई करने के लिए क्या कह सकते हैं कि जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा, इसकी एक वर्च्यू है, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। जैसे अर्थ की प्रॉपर्टी क्या है, अर्थ की प्रॉपर्टी ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है। ठीक, तो वो उसका वर्च्यू है, उसकी प्रॉपर्टी है। इन द सेम वे हर एक मास की वर्च्यू है। तो इन द सेम वे कि जो भी चार्ज होगा उसका एक वर्च्यू है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर देता है। तो इलेक्ट्रिक करंट का भी एक वर्च्यू है, उसकी एक प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है। एंड देन मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी क्या है कि वो प्रोड्यूस कर देता है फोर्स। तो फोर्स एक्सपीरियंस हो जाएगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले आप बेटा क्या प्रोड्यूस किया, सबसे पहले हम लोगों ने एक चार्ज फ्लो कराया, चार्ज की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या प्रोड्यूस हो गया, फोर्स प्रोड्यूस हो गया। नाउ वी कैन कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, we can calculate the direction of the magnetic field as well as we can also calculate the direction of the force। ठीक, तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द फोर्स पे आ जाते हैं बेटा। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कैसे निकालेंगे, बट उससे पहले मैं एक इक्वेशन आपके लिए लिख देता हूं। मैंने कहा क्या हुआ बेटा कि जब वेलोसिटी के साथ चार्ज फ्लो करने लगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स डिफ्लेक्ट होगा दैट कैन बी डिफाइन एज एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट magnetic field will be just perpendicular to the charge as well as the force deflected will also be perpendicular to the magnetic field and also force will be perpendicular to the charge। ठीक, so we can say velocity or charge or current and magnetic field as well as force are mutually perpendicular to each other। ये तीनों बेटा एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ठीक, तो अब यहां पर इस चीज को समझने के लिए दो रूल दिए गए। एक तो आप जानते हैं स्क्रू रूल जो है, ठीक है, राइट हैंड स्क्रू रूल है, और दूसरा रूल जो बेटा दिया गया वो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है। तो सबसे पहला रूल जो आपने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल पढ़ा था या राइट हैंड पॉम रूल पढ़ा था, लेकिन राइट हैंड थंब पॉम रूल की बात नहीं हो रही है, राइट हैंड स्क्रू रूल की बात हो रही है। ठीक है, तो राइट हैंड स्क्रू रूल में क्या था कि हमने कहा बेटा मान लो कोई ऐसे स्क्रू है, ठीक है, तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा पॉजिटिव है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि चार्ज पॉजिटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, यानी ये जो थंब है ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को डिनोट करने लगेगा। तो देखो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इन द सेम वे अगर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो ये क्या डिनोट करेगा, कुछ इस तरीके से डिनोट करेगा। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए हम लोग कह सकते हैं इन द सेम डायरेक्शन हो जाएगा, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। ओके, तो यहां पर अब देख लेते हैं ये एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो गया, क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, ये जो है जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है उसकी वैल्यू को क्या कर रहा है बेटा, कैलकुलेट कर रहा है। ओके, तो अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाते हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या है हमारे लिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल किस तरह से एक्सप्लेन किया, फ्लेमिंग ने कहा कि आप अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, ठीक है, हाई स्कूल में आप पढ़ चुके हैं ये, बट थोड़ा सा जल्दी से मैं रिवाइज कर देता हूं, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। तो मैंने कहा कि यहां पर एक काम करते हैं, मैंने लेफ्ट हैंड अपना ले लिया और लेफ्ट हैंड में मैंने फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एज वेल एज थंब ले लिया। ठीक, अब देखो यहां पर ये जो तीनों हैं एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, कुछ इस तरीके से, ये हो गया, ये हो गया, और हमारे लिए क्या हो जाएगा,
ये हो गया। ठीक, तो देखो ये इसके परपेंडिकुलर हो गया बेटा, ये इसके परपेंडिकुलर, ये देखो तो इसके ये परपेंडिकुलर, और इन द सेम वे ये इसके परपेंडिकुलर हो गया। तो ये तीनों क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो वही काम फ्लेमिंग ने किया। फ्लेमिंग ने कहा कि आप अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए, जो मिडिल फिंगर है दैट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। ठीक, तो मिडिल फिंगर क्या है बेटा, डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, ये हो गया डायरेक्शन ऑफ चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड, द फोर फिंगर विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, अब उसके बाद जो थंब है दैट इज डिनोटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। डायरेक्शन ऑफ मोशन मींस फोर्स एक्सपीरियंस्ड ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो यहां पर हम लोगों को क्या पता चला कि ये तीन कंडीशन है। तो यहां पर हमने कहा बेटा कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है। तो वी नो दैट क्रॉस प्रोडक्ट मींस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी नो दैट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा होता है। बट यहां पर तो हम लोगों ने 90 डिग्री केस मान कर रखा है। तो हमने कहा मान लो कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर ना होकर किसी थीटा एंगल पर हो। तो क्या कहा, इफ क्यू चार्ज एट थीटा एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर केस क्या हो जाएगा बेटा, केस कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर अब हम केस को ड्रॉ करने वाले हैं, ये रहा। और तो अब केस क्या हो गया बेटा, अब केस यहां पर देखो, हमने कहा पहले पॉजिटिव चार्ज जो था उसका डायरेक्शन ये था। अब हमने इसको टिल्ड कर दिया। टिल्ड कहां कर दिया, यहां पर कर दिया। ठीक है, इसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। ये एक्स एक्सिस को डिनोट कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस तो अब रहा नहीं, थीटा पे चला गया। और ये जो डिनोट कर रहा है ये डायरेक्शन ऑफ द फोर्स को डिनोट कर रहा है। तो बी वेक्टर और थीटा के वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। सो नाउ इफ क्यू चार्ज एट थीटा एंगल विद मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा बेटा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू देन एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो फॉर्मूला हमारे लिए क्या मिल गया, F is equal to QVB sin theta. If we know the motion as well as velocity and angle, then we can also find out the magnetic field. ठीक, तो मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी या फिर आप फोर्स कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको बाकी सारे फैक्टर्स पता है तो यहां पर बेटा आपको क्या मिल गया, F is equal to QVB sin theta. What will be the maximum force? तो हमने कहा मैक्सिमम फोर्स की कंडीशन क्या हो जाएगी, मैक्सिमम फोर्स। तो बेटा मैक्सिमम फोर्स तब एक्सपीरियंस करेगा जब बी वेक्टर और वेलोसिटी दोनों क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो मैक्सिमम फोर्स मींस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैक्सिमम फोर्स के लिए कंडीशन क्या होगी बेटा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री मींस साइन 90 इज इक्वल टू 1। हेंस एफ maximum is equal to QVB. So the maximum force experienced is QVB. ओके, अब बात कर लेते हैं बेटा मिनिमम फोर्स कब होगा। तो देखो मिनिमम फोर्स तब हो जाएगा जब आपका चार्ज का डायरेक्शन यानी इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो हम कह सकते हैं बेटा कि ये क्या हो जाए, V का डायरेक्शन हो जाए और ये हो जाए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो और ये जो हो जाए चार्ज का डायरेक्शन हो जाए। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोई भी केस हो दोनों में से, अगर थीटा 0 डिग्री है या थीटा 180 डिग्री है, दोनों केसेस में हम लोगों को जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड होगा वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने कहा इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री मीन्स पैरेलल, और 180 डिग्री मीन्स
पैरेलल और अपोजिट। तो हम जानते हैं साइन 0 इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है। एज वेल एज साइन 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री मीन साइन 90 प्लस थीटा, तो कॉस 90 क्या होता है बेटा, 0 होता है। तो साइन 180 विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, is also equal to 0. Therefore, the force experienced or the motion will be equal to 0. So here are two cases. If we are decreasing the angle between charge and magnetic field, then the force experienced or the force deflected in the plane will also be decreases. ठीक, तो यहां से जितना डिक्रीज, another thing, if we are increasing the force from 90 degree to 180 degree, then the magnetic field, or we can say the angle increasing, then we can say the deflection or the force deflected or the force produced or the motion will also be decreases. So in both cases, either we are decreasing the angle from 90 degree or we are increasing the angle from 90 degree, then the force will be decreased. ठीक, तो यहां पर हम लोगों को बेटा दो केस मिल गया है। तो ये दो केसेस क्या डिनोट कर रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी और मिनिमम फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब कुछ चीजों की और बात कर लेते हैं बेटा कि इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला हो जाएगा B इज इक्वल टू F अपॉन QV साइन थीटा, QV साइन थीटा हो जाएगा। ओके, तो अब यहां से अगर यूनिट कैलकुलेट करना है आपको, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सो वी कैन कैलकुलेट द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट केस की बात करते हैं। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो बेटा इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है फोर्स की। इसकी यूनिट क्या होती है, कूलॉम्ब होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। तो मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकेंड। एंड वी नो दैट कूलॉम्ब पर सेकेंड दैट इज डिनोटिंग एम्पियर, यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो ये क्या हो जाएगा, कूलॉम्ब पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम्पियर। हेंस न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और वी कैन से न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा, इसकी एसआई यूनिट जो लिखते हैं हम लोग टेस्ला लिखते हैं, ठीक है। तो 1 टेस्ला, तो 1T बराबर क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। डायमेंशन कैलकुलेट करना हो तो डायमेंशन आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, यहां पर निकाल देता हूं मैं, ठीक, डायमेंशन भी निकाल देते हैं। तो देखो बेटा फोर्स जो हो जाएगा, फोर्स का डायमेंशन यूनिट से जाएंगे, बेसिक यूनिट से जाते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम्पियर को 1/एम्पियर ही रखेंगे और मीटर को क्या हो जाएगा, 1/मीटर हो जाएगा। तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट। किलोग्राम का डायमेंशन क्या होता है बेटा, कैपिटल M, सेकेंड का डायमेंशन कैपिटल T और एम्पियर का डायमेंशन कैपिटल A ही होता है, कई जगह I भी लिख देते हैं। तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन जो हो जाएगा M, ये हो जाएगा A-1, T पहले आता है MLT, तो T-2 और A-1 हो जाएगा। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इतना जल्दी से लिख लो, उसके बाद नेक्स्ट केस की बात करते हैं। सो होप सो आपने लिख लिया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज, ठीक है। तो फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज जो कैलकुलेट किया है हम लोगों ने, उसका फॉर्मूला क्या मिला, उसका फॉर्मूला मिला कि F वेक्टर इज इक्वल टू Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मीन्स F इज इक्वल टू क्या मिल गया हम लोग को, QVB साइन थीटा मिल गया, ठीक है। एज वेल एज इफ थीटा इज इक्वल टू
90 डिग्री, देन b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, f इज इक्वल टू b इज इक्वल टू f अपॉन क्यू v, ठीक, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे। तो ये कंडीशन मिली। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या हो जाए कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, तो उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो मोशन होगा यानी जो फोर्स होगा वो कितना होगा, पहली चीज, ठीक। दूसरी चीज, अगर हम फोर्स कैलकुलेट कर ले जाते हैं तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, यानी किस टाइप का चार्ज होगा, तो वी कैन कैलकुलेट और वी कैन नो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स यूजिंग स्क्रू रूल, ठीक। तो वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से, या फिर आप क्या कर सकते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों से आप बता सकते हैं। इसके अलावा जो और चीजें थी ये है कि हम लोग ये बता सकते हैं कि रेडियस कितना होगा, जो फोर्स जनरेट होगा उसका रेडियस कितना होगा, एज वेल एज टाइम पीरियड क्या होगा, तो टाइम पीरियड क्या होगा तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ठीक है। तो दो केस हम जानते हैं, एक परपेंडिकुलर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे, दूसरा क्या हो जाए थीटा इज नॉट परपेंडिकुलर। तो हम लोगों ने बेटा केस पढ़ा था कि f इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी इफ f इज इक्वल टू इफ वेलोसिटी इज मूविंग एट एनी एंगल विद अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू क्यू वी बाई साइन थीटा हो जाएगा। इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी हो जाएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, बट केस 1 मानकर चल रहे हैं। केस 1 क्या हो जाएगा, केस 1 मानकर चल रहे हैं बेटा, तो केस 1 में कह रहे हैं व्हेन v इज परपेंडिकुलर किसके, मैग्नेटिक फील्ड के। तो वेलोसिटी यानी कि जो मूविंग चार्ज का डायरेक्शन है एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, ठीक है। तो कंसीडर कर लेते हैं, ज्यादा बहुत सारी चीजें डिस्कस नहीं करते हैं क्योंकि सब डिस्कस ही कर चुके हैं। तो कंसीडर कर लेते हैं कि कोई पॉजिटिवली चार्ज है, क्या है, कोई पॉजिटिवली चार्ज है जो किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब एक चीज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये हो गया बेटा कि वो जो मूव करेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो मैंने कहा सपोज ए पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग, तो ये कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया, सपोज ए पॉजिटिव चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक। तो हमने कहा सपोज q चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, ठीक है। वेक्टर लगाने का मतलब क्या हो गया, देखो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है मींस मैग्नेटिक फील्ड भी परपेंडिकुलर ही रहेगी, तो हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो परपेंडिकुलर ही रहने वाली है, बट फोर्स जो है उसका डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहां पर हमने कहा कि बेटा जब कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, तो जब चार्ज मूव करेगा तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज मूव करने का मतलब क्या हो गया, देखो नेगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज, दो चार्ज हम कंसीडर कर सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज है मींस इट इज मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो चार्ज जो है बेटा हमने कहा मूव कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एक पॉइंट यहां मान लिया O, दूसरा पॉइंट यहां पर मान लिया P, तीसरा पॉइंट यहां पर मान लिया Q। नाउ जो डायरेक्शन है बेटा V वेक्टर का डायरेक्शन ये हो गया। चलो अब हमने कहा जब वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहली चीज, ठीक। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो एंटी क्लॉकवाइज रख लिया हमने। अब वेलोसिटी का डायरेक्शन बेटा जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो जाएगा, पहली चीज वेलोसिटी की वजह से, चार्ज की वजह से क्या जनरेट हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, आपको पता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो मोशन चार्ज, ठीक, चार्ज की वजह से क्या जनरेट हो, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो ये दोनों क्या है, फिलहाल केस हमारे लिए क्या है, v वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया डायरेक्शन ऑफ द चार्ज, ठीक। तो हमने कहा बेटा ये ऐसे रख दिया मैंने, डायरेक्शन ऑफ द चार्ज इस पॉइंट पर, O पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ द चार्ज ये हो गया। तो देखो ये ऐसे किया मैंने, तो ये डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चार्ज, डायरेक्शन ऑफ चार्ज हो गया। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड।
डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहां पर, अपवर्ड। तो डायरेक्शन ऑफ द, इफ द चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन द मैग्नेटिक फील्ड, देखो जस्ट मैग्नेटिक फील्ड v यहां पर उसके जस्ट परपेंडिकुलर, लेकिन कहां पर, इनसाइड, आउटसाइड है नहीं, इनसाइड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां हो गया, इनसाइड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा इनसाइड हो गया, तो हम लोग किससे डिनोट करते हैं, क्रॉस से। तो हमने कहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा इनवर्ड, ठीक। तो ये मैंने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डिनोट कर दिया है, और यूनिफॉर्म है इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, होप सो आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी बेटा, ठीक है। तो क्या हो गया, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गया, लेकिन कहां पर, इनवर्ड, ठीक। तो क्यू चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर इज इनवर्ड। क्यों इनवर्ड, बिकॉज वेलोसिटी इज मूविंग एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हो गया कंडीशन बेटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड तो ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने क्रॉस डिनोट कर दिया ताकि आपको पता चल जाए इनवर्ड है। डॉट दिखाते हैं आप यहां पर, तो क्या हो जाता, आउटवर्ड हो जाता, ठीक। तो पहली चीज आपको कंफर्म हो गया कि भैया ऐसा है, मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। अब देखो फिर से बेटा वही चीज आ जाए, क्या था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहां पर हो गया, इनवर्ड। डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कहां पर है, अपवर्ड है। तो यहां पर मैंने और डिनोट कर दिया, मैंने कहा ये हो गया v, ये हो गया फोर्स f वेक्टर। अब देखो इनसाइड बेटा हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिनोट करें, यहां 3 डायमेंशन तो डिनोट नहीं कर सकते हैं, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ये पूरा डिनोट कर रहा है, ठीक है। P पॉइंट से कहां पर आ जाए, Q पॉइंट पर आ जाए, सॉरी O से P पर आ जाए बेटा। P पर जब पहुंचे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फिर से वही चीज देखो, ये आ जाओ बेटा, डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया, वेलोसिटी, ठीक। तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ये रहा इनवर्ड और ये रहा फोर्स। तो फिर से फोर्स क्या हो जाएगा, जस्ट परपेंडिकुलर, ये रहा फोर्स। इन द सेम वे यहां पर आ जाए बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स कहां पर हो गया, यहां पर हो गया, ओके। तो हम कह सकते हैं एट पॉइंट ओ पर एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मैंने कहा बेटा एट पॉइंट ओ मोशन ड्यू टू चार्ज, क्या हो जाएगा बेटा, एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर हो जाएगा। बट वी हैव चूजन द केस दैट वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बहुत सही, हमने कहा v परपेंडिकुलर टू b वेक्टर है, मींस थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू वी बी साइन थीटा, और थीटा 90 डिग्री है तो साइन 90 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हेंस f इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, क्यू वी बी मिल जाएगा। चलो एक चीज ये पता चल गया बेटा। नाउ लुक एट दिस फोर्स, जब ये चार्ज मूव कर रहा है बेटा, चार्ज जैसे जैसे मूव कर रहा है, देखो चार्ज जैसे जैसे मूव कर रहा है, चार्ज यहां पर आ गया, वेलोसिटी यहां पर आ गया, तो फोर्स कहां आ गया, यहां आ गया, ठीक है। इसी तरीके से वेलोसिटी अगर यहां आ गया तो फोर्स कहां आ गया, यहां आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि if charge is moving in anti-clockwise direction, then the magnitude of the force always remains constant, but it is moving in anti-clockwise direction. तो जो है फोर्स है जो बेटा, वो भी क्या है, एक सर्किल में मूव कर रहा है। क्या है, फोर्स सर्किल में मूव कर रहा है।
और फोर्स जो सर्किल में मूव कर रहा है वो क्या अप्लाई कर रहा है, एक फोर्स अप्लाई करेगा। सो वी नो दैट देयर आर टू टाइप ऑफ द फोर्सेस। सर्कुलर फोर्सेस में क्या केसेस होते हैं, कोई चीज आप जब रोप से घुमाते हैं, क्लास 11th में क्या किया हमने बेटा, ऐसे लिया कोई चीज, रोप से घुमाना स्टार्ट कर दिया। जब आपने रोप से घुमाना स्टार्ट कर दिया तो कौन सा फोर्स अप्लाई होता है, एक तो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई होता है, दूसरा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, तो यहां पर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है, क्या अप्लाई हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, इसका मतलब फोर्स कहां पर अप्लाई हो रहा है, आउटवर्ड। तो फोर्स जब आउटवर्ड अप्लाई हो रहा है तो कौन सा फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। ओके, तो हमने कहा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या है बेटा, रिमेन्स कांस्टेंट। magnitude of force remains constant but it is moving in a circular path, but it is moving in a circular path, therefore centrifugal force, but moving in a circular path, circular path कौन सा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने कहा therefore सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F इज इक्वल टू कितना होता है बेटा, mv² अपॉन r। तो हमने कहा यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, इट इज ऑब्वियस, r मान लेते हैं, रेडियस r मान लिया हमने। ठीक, तो F इज इक्वल टू mv² अपॉन r, ये फोर्स 1 ये फोर्स 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को हमने क्या किया, इसको और इसको इक्वेट कर लिया बेटा। तो देखो यहां से क्या मिल जाएगा, QVB इज इक्वल टू mv² अपॉन r। एक v से एक v कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या करें, इस r को इधर ले आए तो हमारे पास r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mv अपॉन QB। बट वी नो दैट mv दैट इज डिनोटिंग द मोमेंटम, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv हो जाएगा। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा कि रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा, क्या हो जाए, मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा रेडियस उतना ज्यादा ही देगा। अब इसी चीज को आप सोलेनॉइड में याद करिए बेटा, क्या करना है सोलेनॉइड में। तो सोलेनॉइड में केस क्या था कि सोलेनॉइड में जब हम लोग बात कर रहे थे तो सोलेनॉइड में क्या हुआ था कि जब रेडियस आप ज्यादा रख रहे थे, एम्पेरियन फॉर्मूला के हिसाब से जब रेडियस आप ज्यादा रख रहे थे तो क्या हो जा रहा था कि जो आर की वैल्यू थी वो इससे इंडिपेंडेंट नहीं था। तो हम लोगों को क्या मिल रहा था, B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI नहीं मिल पा रहा था, वहां पर कुछ फैक्टर्स और आ जा रहे थे। इसीलिए वहां पर हमने कहा कि R को कम कर देते हैं। तो जो R को कम किया यानी कि B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो R नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग यानी हायर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी ये पास पास में हो जाएंगे। तो सोलेनॉइड जितना पास में होता है मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होता है, यानी रेडियस जितना कम होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। ठीक, ये चीज मिल गई। दूसरी चीज, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम, यानी कि इसकी वेलोसिटी अगर बहुत ज्यादा हो जाए, इसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाए तो ये बहुत पास में चार्ज नहीं मूव करेगा, ये क्या करना स्टार्ट कर देगा, उसी मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये क्या काम करना स्टार्ट कर देगा, इतने ज्यादा लार्ज डिस्टेंस पर मूव करना स्टार्ट कर देगा। तो यहां पर दो चीजें आपके लिए क्लियर हैं कि अगर मोमेंटम ज्यादा है, मोमेंटम का मतलब क्या हो गया, कोई भी बॉडी अगर मोशन को गेन कर लेता है तो वो क्या कहलाता है, मोमेंटम कहलाता है। तो अगर यहां पर चार्ज क्या कर ले, मोशन को गेन कर ले, वेलोसिटी गेन कर ले, तो बहुत ज्यादा अगर चार्ज है और वो वेलोसिटी गेन कर ले तो मोमेंटम हाई हो जाएगा, और मोमेंटम हाई होने का मतलब रेडियस क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ कंक्लूजन पे अभी हम लोग पहुंच गए बेटा। पहली चीज निकाल लिया रेडियस क्या होगा, फोर्स तो ऑलरेडी हम लोग जानते थे, वो भी कैलकुलेट कर लिया है। अब बात करते हैं कि टाइम पीरियड क्या लेगा बेटा। ये एक बार एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, तो पहले इतना जल्दी से लिख लो, इधर वाला मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो मैंने कहा यहां पर दो चीजें, एक चीज जो बेटा बताई अभी मैंने कहा कि जो वेलोसिटी है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है,
वेलोसिटी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर वही वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, मतलब ये जस्ट इसके जस्ट अपोजिट, तो देखो यहां पर छोटा सा मैं बना देता हूं, अगर बेटा वेलोसिटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, वेलोसिटी क्या कर दे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दे, ठीक है, तो वेलोसिटी इस तरह अगर मूव करना स्टार्ट कर दे तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स कहां पर हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बेटा, आउटवर्ड हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, समझ गए होंगे आप? ओके, जल्दी से बस खत्म, तो ये हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स का जो है ये इस तरफ हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो अप्लाई होगा इस तरफ अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, मैग्नीट्यूड विल रिमेन कांस्टेंट, बट चेंज क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी के फॉर्म में उसका मोशन चेंज हो जाएगा, और कुछ भी चेंज होने वाला नहीं है। तो अब बात करते हैं बेटा टाइम पीरियड के लिए, तो टाइम पीरियड के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, टाइम पीरियड, अब क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखो बेटा टाइम पीरियड के लिए क्या हो गया कि जो आपका चार्ज है वो एक सरकमफ्रेंस को कंप्लीट कर रहा है, चार्ज जो है क्या कंप्लीट कर रहा है, एक सरकमफ्रेंस को कंप्लीट कर रहा है। तो आप जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है बेटा। तो हमने कहा टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। चार्ज की स्पीड क्या है, v है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चार्ज का जो डिस्टेंस है, यहां से चार्ज चल कर गया ये, और ये दोबारा यहां आ गया, तो चार्ज क्या कर रहा है, 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। तो हमने कहा फॉर 1 रेवोल्यूशन, ये चीज नहीं लिखना बेटा, ये बस समझाने के लिए बताया था। तो हमने कहा फॉर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर हो जाएगा। देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन v हो जाएगा। ये चीज पता चल गई बेटा। अब v की वैल्यू हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3। तो हमने कहा फ्रॉम इक्वेशन 3 v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, q b r अपॉन m। ओके, तो ये यहां पर रख देते हैं। देयरफॉर t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई r अपॉन q b r, और ये ऊपर चला जाएगा बेटा m हो जाएगा। सो यहां पर हमको क्या मिल गया, r से r कैंसिल मिल जाएगा, हेंस टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन q b। तो यहां पर हम लोगों को टाइम पीरियड क्या मिला, द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। पहली चीज, ये चार्ज का जो मास होगा उस पर डिपेंड होगा। दूसरी चीज, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, यानी क्यू की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसके अलावा टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जितना कम होगा टाइम पीरियड उतना ज्यादा लगेगा। तो जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट रेवोल्यूशन कम टाइम में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो ये 3 रिजल्ट हम लोगों को यहां से मिल गए। अब इसके अलावा थोड़ी चीजें मैं बता देता हूं आपको, फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं जल्दी से। क्या क्या है बेटा, कि अगर आपका चार्ज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, अगर चार्ज आपका कहां मूव कर रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब जो है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा। तो यहां पर एक छोटा सा लिख देता हूं, V क्या हो बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, तो B क्या होगा, B क्या हो जाएगा, इनवर्ड। क्या हो जाएगा, इनवर्ड। फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, F वेक्टर क्या हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन कि अगर बेटा वेलोसिटी कहां पर हो, क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर वेलोसिटी है, क्लॉकवाइज है, ठीक है, तो B वेक्टर कहां पर हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा,
आउटवर्ड हो जाएगा और फोर्स क्या हो जाएगा, इनवर्ड हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शन चेंजेस कॉन्टिन्यूअसली। ठीक है, तो ये कंक्लूजन मिल गया पहले वाले टॉपिक से। तो बेटा इतना जल्दी से लिख लो। उसके बाद दूसरा वाला केस हम लोग अप्लाई करते हैं, व्हेन v इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो बहुत आराम से निकल जाएगा। और हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है, यहां से देखो वेलोसिटी ये है, तो वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मोशन। ठीक, वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि v स्क्वायर लेते हैं वहां पर, तो मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ओके, तो ये जल्दी से लिख लो, फिर उसके बाद दूसरे कंडीशन की बात करते हैं। ओके, तो होप से लिख लिया होगा बेटा। तो यहां पर अब सेकंड वाले केस की बात करते हैं। सेकंड वाला केस क्या है, देखो ये बहुत आसान है। ठीक है, ये बस 2 मिनट में हो जाएगा। व्हेन v इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड b वेक्टर। ठीक है, तो जब v इज नॉट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा b वेक्टर, तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qvb sin थीटा हो जाएगा। तो इन दैट केस f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, qvb sin थीटा हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें कि डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो देखो ऐसे मूव कर रहा है वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो यहां पर क्या था, मान लो इस पॉइंट पर अगर हम लोग देखना चाहें बेटा, तो v का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था। ठीक, बट मान लेते हैं जो v का डायरेक्शन है किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ना होके ऐसे हो जाए। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां हो गया, v एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या हो जाए, एंगल हो जाए। जैसे पिछले वाले केस में थोड़ी देर पहले बताया था, वहां पर जब आप देखेंगे प्लेन बनाकर जब समझाया था, तो बेटा हमने कहा f इज इक्वल टू qvb sin थीटा हो जाए। बट फोर्स जो है वो तो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। फोर्स क्या होता है बेटा, हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देयरफॉर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स f इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं बेटा, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। इक्वेट करने के बाद क्या मिल जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू qvb sin थीटा। क्या हो जाएगा, qvb sin थीटा, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। हेंस r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, mv अपॉन qb sin थीटा मिल जाएगा। तो अब एक फैक्टर और हो गया बेटा कि sin थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू जितनी कम होती जाएगी रेडियस उतना ज्यादा होता जाएगा। अगर आप थीटा 0 कर दें तो रेडियस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट होने का मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो b जब आपके लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो रेडियस क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये sin थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो रेडियस इनफाइनाइट हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक, तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए आपके लिए ये वैल्यू कितनी होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक, तो जहां पर करंट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है वहां के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड कितना कहेंगे, इनफाइनाइट ही कहेंगे। ठीक है, तो पहला केस ये मिल गया बेटा। अब दूसरा केस आ जाते हैं। ठीक, कि दूसरे केस में हम लोग अगर वेलोसिटी की बात करें, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू आपको कैलकुलेट करना हो तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो एक फैक्टर और आ जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, qb sin थीटा अपॉन mr। तो चाहो तो आप वेलोसिटी यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, एंड v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, qb sin थीटा, qb sin थीटा अपॉन qb sin थीटा अपॉन, और ये r अपॉन m हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, फिर से वही चीज, टाइम पीरियड की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, तो टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम पीरियड इज इक्वल टू कितना होता है, 2 पाई r अपॉन, हमारे लिए क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा। तो 2 पाई r तो रहने देते हैं, बट वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहां पर qbr sin थीटा, और m ऊपर चला गया तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा बेटा, 2 पाई m अपॉन qb sin थीटा। ओके, तो टाइम पीरियड विल बी t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन qb sin थीटा हो जाएगा। ठीक, अब इसके अलावा एक और चीज बेटा, एक और चीज हम लोग बात करते हैं पिच की। ठीक है, तो पिच जो होता है, जब हम डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड हो जाए, तो जो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन होगा वही हमारे लिए क्या कहलाएगा, पिच कहलाएगा। ठीक है, तो पिच बेसिकली होता है p इज इक्वल टू v पैरेलल टू टाइम पीरियड। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम पीरियड का डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। ठीक है, तो यहां पर v
की वैल्यू आप जानते हैं बेटा, v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे लिए, पैरेलल होने का मतलब सेम डायरेक्शन होने का मतलब क्या होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, साइन 0 तो पॉसिबल नहीं है, तो एंगल क्या होना चाहिए वहां पर, कॉस थीटा होना चाहिए। ठीक है, तो v पैरेलल बेटा हम लोग कॉस थीटा ले लेंगे और यहां पर आ जाते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, देखो ये v cos थीटा हो जाएगा और t की वैल्यू जो हो जाएगी 2 पाई m, परपेंडिकुलर वाला केस फोर्स के जस्ट परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो 2 पाई m अपॉन क्यू b हो जाएगा। ओके बस ठीक है, तो p इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल जाएगा, 2 पाई m v cos थीटा अपॉन क्यू b हो जाएगा। सो दिस इज नोन एज पिच। ये क्या कहलाता है बेटा, पिच कहलाता है। नाउ व्हाट अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बहुत आराम से निकल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, हाफ mv स्क्वायर। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू कहां, ये रहा बेटा, तो क्या हो जाएगा 1/2 हाफ m v स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ये इनसे कैंसिल आउट हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन m हो गया। सो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। बस खत्म। ठीक, तो यहां पर अगर बेटा परपेंडिकुलर वाला केस लिखना चाहेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली आप वही लिखेंगे क्योंकि जो फोर्स होगा वो हमेशा p के क्या होगा, f इज परपेंडिकुलर टू v वेक्टर हमेशा होगा। ड्यू टू दैट t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ड्यू टू दैट t इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, 2 पाई m अपॉन क्यू बी हो जाएगा। ओके, तो ये केस हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा ये हो गया। इसके अलावा पिच जो हो जाएगा ये हो जाएगा। यहां पर आप समझ गए होंगे कॉस थीटा मैंने क्यों लिया, क्योंकि हम लोग सेम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ड्यू टू दैट कॉस थीटा लेंगे, परपेंडिकुलर का केस होता तो साइन थीटा के केस आ जाता। ठीक, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।